नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, किस्सा राजेश खन्ना का, लेकिन बात अमिताभ बच्चन की। उन दिनों फिल्म इंडस्ट्री में अमिताभ बच्चन का कद बढ़ने लगा था। फिल्म निर्माताओं के मन में राजेश खन्ना की जो छवि थी, अमिताभ बच्चन उससे बिल्कुल अलग थे। राजेश खन्ना शूटिंग पर देर से आने और यहां तक कि मूड न होने पर शूटिंग कैंसिल तक कर देने के लिए मशहूर थे। वहीं अमिताभ बच्चन अनुशासन का दूसरा नाम थे। कॉल टाइम से 2 मिनट पहले पहुंचना उनकी खासियत थी। सेट्स पर वो पूरी तरह निर्देशक की बात सुनते थे। मीडिया में भी राजेश खन्ना के खिलाफ जैसे एक लहर उन दिनों चल रही थी। उस दौर की कई पत्रिकाओं में अमिताभ बच्चन को राजेश खन्ना के सुपर स्टारडम का दावेदार तक बताया जाने लगा। जिस मीडिया ने उन्हें फिनोमिना का खिताब दिया था, वही उनके नाम के आगे एक्स फिनोमिना जोड़ने लगा। राजेश खन्ना का करिश्माई दौर अब भूतपूर्व हो चुका था। 1 साल पहले आई दाग कामयाब रही थी और यश चोपड़ा का बैनर भी मजबूती से स्थापित हो गया था। अब यश चोपड़ा को सलीम जावेद की लिखी एक शानदार स्क्रिप्ट मिली। प्रोड्यूसर के रूप में गुलशन रॉय आ गए, लेकिन अपने निर्देशन में बनने वाली इस नई फिल्म में यश चोपड़ा ने राजेश खन्ना की बजाय अमिताभ बच्चन पर दांव लगाने का फैसला किया। फिल्म थी दीवार। हालांकि राजेश खन्ना ने अपने इंटरव्यूज में यह बात कही थी कि यश चोपड़ा ने दीवार पहले उन्हें ऑफर की थी, मगर फिल्म की लेखक जोड़ी सलीम जावेद के सलीम खान ने इस बात से इनकार करते हुए एक इंटरव्यू में कहा कि दीवार के रोल के लिए कभी भी राजेश खन्ना से बात नहीं की गई। हमने वो रोल अमिताभ बच्चन के लिए ही लिखा था। वो उस रोल में पूरी तरह फिट बैठते थे, उसमें अदला बदली नहीं हो सकती थी। तकरीबन इसी दौरान यश चोपड़ा ने अपनी एक और फिल्म कभी कभी इसकी प्लानिंग शुरू कर दी। जहां दीवार एक एक्शन फिल्म थी, वहीं कभी कभी 2 पीढ़ियों की लव स्टोरी पर आधारित एक महत्वाकांक्षी मल्टी स्टारर फिल्म थी। कभी कभी में हालांकि राजेश खन्ना की छवि के मुताबिक शायराना और रोमानी रोल था, लेकिन इस रोल के लिए भी राजेश खन्ना के नाम पर कभी विचार नहीं किया गया। फिल्म में शायर की भूमिका एंग्री यंग मैन अमिताभ को दे दी गई। साथ ही शशि कपूर और ऋषि कपूर के रोल भी पूरी तरह रोमांटिक थे। यश चोपड़ा से अक्सर यह सवाल पूछा गया कि उन्होंने राजेश खन्ना को इन फिल्मों के लिए साइन क्यों नहीं किया। कई साल बाद अप्रैल 1987 पिक्चर पोस्ट को दिए अपने एक इंटरव्यू में यश चोपड़ा कहते हैं कि इस बात का सटीक जवाब देना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कोई खास वजह थी ही नहीं। ये कुछ ऐसा है, आप एक एक्टर के साथ काम करते हैं, उसके साथ आपकी समझ और ट्यूनिंग बन जाती है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। फिल्म दाग के बाद मुझे लगा कि अमिताभ बच्चन फिल्म दीवार के लिए ज़्यादा सही हैं, क्योंकि उस रोल के लिए जज्बाती और टफ से दिखने वाले कलाकार की ज़रूरत थी। फिर त्रिशूल में भी इसी तरह का रोल था। यश चोपड़ा ने दीवार और त्रिशूल जैसी एक्शन फिल्मों में तो अमिताभ बच्चन को लेने की वजह बता दी, मगर जब उनकी रोमांटिक फिल्मों कभी कभी और सिलसिला के बारे में पूछा गया, तब भी उन्होंने वही ट्यूनिंग वाली बात दोहराई। यश चोपड़ा एक इंटरव्यू में कहते हैं कि देखिए, मुझे उसी टीम की आदत पड़ गई थी, फिर मैंने उससे बाहर निकलने की कोशिश ही नहीं की। जहां तक काका के साथ मेरे रिश्तों का सवाल है, वो कभी खराब नहीं रहे, हमारे रिश्ते हमेशा अच्छे रहे। मगर कभी कभी और सिलसिला के लेखक सागर सरहदी, जो राजेश खन्ना को उनके थिएटर के दिनों से जानते थे, इस बात पर कुछ अलग ही कहानी बयां करते हैं। सागर सरहदी एक इंटरव्यू में कहते हैं कि मुझे याद है, मैंने एक बार यश चोपड़ा से कहा था कि तुमने एक बार अच्छी फिल्म दाग बनाई है और राजेश खन्ना के साथ, तो और क्यों नहीं बनाते। यश चोपड़ा ने जवाब दिया, यार उसके साथ काम करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मैंने पूछा क्यों। यश चोपड़ा ने जवाब दिया कि वो सब प्रोड्यूसर्स को अपने घर बुलाता है और आधी रात तक दारू पीता है। जब तक वो खुद सो नहीं जाता, प्रोड्यूसर्स को प्रेजेंस देनी पड़ती है। फिर अगर वो मद्रास जा रहा है तो सारे प्रोड्यूसर्स उसे एयरपोर्ट छोड़ने जाते थे, और जब लौटता था तो प्रोड्यूसर्स उसे रिसीव करने जाते थे। यश ने मुझसे कहा कि ये काम मुझसे नहीं होता, ये सुपरस्टार वाली डिमांड मुझसे पूरी नहीं होती। ये तमाम बातें यश चोपड़ा ने सागर सरहदी से कही। इस बात का जिक्र छिड़ा तो द फिल्म स्ट्रीट जर्नल की संपादक और
फिल्म पत्रकार भारती एस प्रधान अपने एक इंटरव्यू में बताती हैं कि यश चोपड़ा ने भी ये सब किया जब तक उन्हें राजेश खन्ना की ज़रूरत थी। फिर उन्हें अमिताभ बच्चन के रूप में एक अल्टरनेटिव मिल गया, वरना शायद वो बाद में भी वो सब करते रहते जो राजेश खन्ना चाहते थे। ये सब एक जैसे हैं। जैसे ही स्टार का मार्केट गायब हुआ, खराब हुआ, ये सोचते हैं कि अब मैं इसकी चमचागिरी क्यों करूं। मैंने राज कपूर के अंतिम संस्कार के दिन एक बहुत बड़े निर्माता को अमिताभ बच्चन के चप्पल हाथ में लेकर चलते हुए देखा। फिल्म इंडस्ट्री में ये सब होता है। ये बातें भारती एस प्रधान ने कही। यश चोपड़ा ने जब उस समय अमिताभ बच्चन को अपनाया जब राजेश खन्ना का करिश्मा थोड़ा थोड़ा ढलने लगा था, और यश चोपड़ा ने जब उस समय राजेश खन्ना को छोड़कर नए लड़के अमिताभ को अपनी फिल्मों का हीरो बना लिया, तो ये बात राजेश खन्ना को पसंद नहीं आई। नमक हराम के बाद वो अमिताभ बच्चन को लेकर काफी असुरक्षित हो गए थे। सागर सरहदी बताते हैं कि एक बार मैं कोई स्क्रिप्ट लिखने खंडाला गया तो वहां मेरी मुलाकात राजेश खन्ना से हुई। मैंने उनसे पूछा कि यार तू यश चोपड़ा के साथ और कोई फिल्म क्यों नहीं कर रहा, तो वो चिढ़कर बोले कि यश अच्छा डायरेक्टर नहीं है, वो मेहनत बहुत कराता है, सुबह से लेकर रात, मुझसे नहीं होगी इतनी मेहनत। मैं उसकी बात सुनकर हंस पड़ा था। ये बात भी गौर करने लायक है कि उस दौर में जहां यश चोपड़ा जैसे कुछ निर्देशकों ने राजेश खन्ना के साथ दोबारा काम नहीं किया, वहीं जे ओम प्रकाश, ऋषिकेश मुखर्जी, शक्ति सामंत जैसे निर्देशक भी थे जिन्होंने राजेश खन्ना के साथ कई फिल्में बनाई। जब मैंने जे ओम प्रकाश से राजेश खन्ना के इस पहलू के बारे में पूछा तो उन्होंने जवाब दिया, राजेश खन्ना के साथ काम करना मेरी जिंदगी का सबसे आसान और बेहतरीन अनुभव रहा। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने कलाकारों को कैसे हैंडल करते हैं। कुछ लोग गलत वादे कर देते हैं और फिर परेशानी हो जाती है। मुझे राजेश खन्ना ने कभी परेशान नहीं किया और न ही मुझे डेट्स के लिए कभी उनके बंगले में हाजिरी लगानी पड़ी। ये बातें जे ओम प्रकाश ने कही। फिल्म इंडस्ट्री के कई सीनियर टेक्नीशियंस बताते हैं कि शक्ति सामंत ने राजेश खन्ना को अहम ब्रेक दिया था और ऋषिकेश मुखर्जी को भी उनकी भी बहुत इज्जत करते थे। इसलिए इन सीनियर फिल्म मेकर्स के साथ वो सुपरस्टार वाले नखरे नहीं दिखाते थे और कंट्रोल में रहते थे, मगर अच्छे व्यवहार वाली खबरें कम ही छपती थीं। इस बात पर रोशनी डालते हुए निर्माता निर्देशक जे ओम प्रकाश कहते हैं कि काका की लाइफ वैसे भी जो थी वो एक्सट्रोवर्ट नहीं था, वो इंट्रोवर्ट था। वो हर एक से उसकी बातचीत भी ज़्यादा नहीं होती थी। कई इंसानों में खूबियां कम होती हैं, कमजोरियां ज़्यादा। तो एक्शन रिएक्शन से ही आदमी पहचाना जाता है। उसका जो रिएक्शन था वो जनरल बिहेवियर था। वो ज़्यादा लोगों को की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा, सबको अच्छा नहीं लगा, ये बात मुझे पता है। वो चाहते थे कि उनकी टीम के लोग सिर्फ उनके साथ ही काम करें, मगर फिल्म मेकिंग एक बिजनेस है और बिजनेस में अक्सर ऐसा मुमकिन नहीं होता। इसी वजह से उनके साथ काम करने वाले कई अच्छे लोग धीरे धीरे उन्हें छोड़ने लगे। अमिताभ बच्चन पर खेला गया यश चोपड़ा का दांव जैकपॉट साबित हुआ। 1975 में रिलीज हुई फिल्म दीवार ने हिंदी सिनेमा को बदल कर रख दिया। साथ ही अभिनेता के तौर पर अमिताभ बच्चन की शख्सियत को एक नई ऊंचाई दे दी। अमिताभ बच्चन की रफ्तार बढ़ चुकी थी। इसके बाद चुपके चुपके, मिली और जमीर जैसी उनकी कई फिल्में रिलीज हुई जिसमें उनके अभिनय के अलग अलग शेड्स नजर आए। और ख़ास बात यह थी कि चुपके चुपके और मिली निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्में थीं और जमीर का निर्माण बी.आर. चोपड़ा ने किया था। ये वही लोग थे जो कुछ समय पहले राजेश खन्ना के साथ कामयाब फिल्में बना चुके थे। और इसी साल के अंत में बॉक्स ऑफिस पर एक और धमाका हुआ। इस धमाके का नाम था शोले। पहले दीवार और अब मल्टी स्टारर एक्शन फिल्म शोले ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का ट्रेंड काफी हद तक बदल कर रख दिया। रोमांटिक फिल्मों की जगह अब दर्शकों को एक्शन और मारधाड़ पसंद आने लगी। शोले के निर्देशक वही रमेश सिप्पी थे जिनकी फिल्म अंदाज सिर्फ राजेश खन्ना के गेस्ट अपीयरेंस की वजह से ब्लॉकबस्टर हो गई थी। मगर वैसी कामयाबी के बावजूद उन्होंने अंदाज के बाद कभी राजेश खन्ना के साथ काम नहीं किया। भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे कामयाब फिल्मों में से एक शोले को लिखने वाले भी एक समय में राजेश खन्ना के खास रहे सलीम जावेद ही थे। ये भी धीरे धीरे काका से किनारा कर रहे थे। सवाल यह है कि ये लोग काका से किनारा क्यों कर रहे थे?
चाहे वो यश चोपड़ा हों, चाहे वो जे ओम प्रकाश भी कहे जा सकते हैं, BR चोपड़ा या फिर सलीम जावेद, ये सभी लोग क्यों धीरे धीरे, या ऋषिकेश मुखर्जी भी चुपके चुपके और मिली उन्होंने राजेश खन्ना के साथ नहीं बल्कि अमिताभ बच्चन के साथ बनाई। आप क्या मानते हैं, क्या वजह रही होगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।